हाँ देखिए स्टूडेंट, पहले वाले वीडियो में हमने खाली प्रथम विश्व युद्ध के बारे में थोड़ी बार डिटेल से थोड़ी बार जानकारी हासिल की थी। अभी हम पूरी तरीके से पॉइंट की ओर जाते हैं। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध दिया गया है, प्रथम विश्व युद्ध है। अभी प्रथम विश्व युद्ध हम लोगों को पूरी डिटेल से पढ़ना है। अभी देखो, प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ है, कौन से राष्ट्र शामिल थे, तो इन राष्ट्रों को किस तरीके से बोला जाता है, मित्र राष्ट्र है, मध्यगत राष्ट्र है, ये हमने पहले वाली वीडियो में देखा है। अभी देखिए क्या होता है। प्रथम विश्व युद्ध है, प्रथम विश्व युद्ध पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ने से पहले देखिए चालू कब हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई, यानी प्रथम विश्व युद्ध चालू होने का 28 जुलाई 1914 को चालू होके 11 नवंबर 1918 को ख़त्म हुआ था। कब चालू हुआ था? 28 जुलाई से लेके 1914 से लेके 11 नवंबर 1918 तक ये विश्व युद्ध चला, यानी प्रथम विश्व युद्ध हुआ। इतने टाइम तक ये प्रथम विश्व युद्ध चलता रहा। अभी देखिए, प्रथम विश्व युद्ध चलने के बाद आगे क्या बोला है। देखिए, यूरोप महाद्वीप महत्वपूर्ण देश इसमें शामिल थे। तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय अथवा वैश्विक व्यवस्था में यूरोप को बहुत महत्व प्राप्त था। अभी देखिए, यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध में यूरोप महाद्वीप को महत्वपूर्ण देश शामिल थे। मतलब यूरोप महाद्वीप में जितने भी अन्य राष्ट्र थे, आपने यूरोप महाद्वीप के बारे में जानकारी हासिल की है। यूरोप महाद्वीप में अन्य जितने राष्ट्र इसमें शामिल थे, इन राष्ट्रों को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण देश माना जाता था। मतलब शामिल थे, महत्वपूर्ण देश शामिल थे, और इन्हीं को तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय अथवा वैश्विक व्यवस्था में यूरोप को बहुत महत्व प्राप्त था। और जो भी देश इसमें शामिल थे और वैश्विक व्यवस्था के रूप में बहुत महत्व प्राप्त था। मतलब वहाँ जो भी देश शामिल था, वो देश अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक व्यवस्था की तरह, वैश्विक व्यवस्था की नज़र से अगर देखा जाएगा, उनके पास बहुत पूरी तरीके से उनकी व्यवस्था, उनकी आर्थिक स्थिति और उनकी जो वहाँ उन देश की जो व्यवस्था है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अगर देखा जाएगा, स्टेट लेवल पे अगर देखा जाएगा, तो उन देशों की व्यवस्था मजबूत थी, और इसीलिए उन देशों को सबसे ज़्यादा महत्व ज़्यादा प्राप्त था। आगे देखिए क्या बोला गया है। प्रथम विश्व युद्ध में बहुत बड़ी मात्रा से जनधन हानि हुई। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में अगर देखा जाएगा तो सबसे ज़्यादा बड़ी मात्रा से जनधन हानि हुई। जनधन हानि का मतलब बेटा, प्रथम विश्व युद्ध में सबसे ज़्यादा जन मतलब लोग, सैनिक, और धन मतलब पैसा, ये प्रथम विश्व युद्ध में सबसे ज़्यादा हानि हुई है। सैनिक भी बहुत सारे मारे गए। सैनिक मारने के बाद धन भी गया। धन गया मतलब पैसा गया, संपत्ति गई, और इसी की तरह से प्रथम विश्व युद्ध सबसे ज़्यादा जनधन की हानि हुई थी। अभी जिस देश में, जिस राष्ट्र के, मतलब जिस महाद्वीप में युद्ध होने जा रहा है, तो युद्ध होने के बाद अगर देखा जाएगा, युद्ध चालू है तो देखा जाएगा पूरी तरीके से पूरा देश बना हुआ था, वैश्विक व्यवस्था बनी थी, उद्योग धंधे, उद्योग व्यापार, कंपनियां, फैक्ट्रियां पूरी तरीके से वहाँ पे बनी थी। और इस विश्व युद्ध में पूरे धन का मतलब पूरी जितनी भी व्यवस्था थी वहाँ पे, उस व्यवस्था को पूरी तरीके से, वहाँ की जो व्यवस्था थी चरमरा गई, ख़त्म हो गई। और इसके साथ मतलब जितने भी देश उसमें शामिल थे, उन सभी देशों के सैनिक, जन का भी मतलब बहुत पूरी तरीके से हानि हो गई। आगे देखिए, युद्ध में सहभागी राष्ट्रों को बड़ा आर्थिक घाटा सहन करना पड़ा। देखिए, जितने भी युद्ध में सहभागी राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्र है और मध्यगत राष्ट्र है, जितने भी सहभागी राष्ट्र थे, उन सभी को आर्थिक घाटा, मतलब आर्थिक मतलब पैसा,
पूंजी, इन सभी का घाटा उन लोगों को सबसे ज़्यादा सहन करना पड़ा, क्योंकि देश तो पूरी तरीके से बना हुआ था और देश बनने के बाद विश्व युद्ध में पूरी तरीके से जो भी देश शामिल था वहाँ पे विश्व युद्ध चल रहा था। तो जितने भी उपनिवेश वो लोगों ने स्थापित किए थे, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, बड़े बड़े बिजनेस हैं वहाँ के उन लोगों के, उन देशों के, और ये सब जितने भी उन देशों ने उद्योग धंधे, कंपनियां, फैक्ट्रियाँ जो सब बनाई थी, ये सब वहाँ पे ख़त्म होने लगे। और ख़त्म होने के बाद यहाँ पे सबसे ज़्यादा उन देशों को आर्थिक घाटा, मतलब पैसा, उनके पास पूंजी, उनके पास पैसा नहीं था, पैसा ही नहीं था, तो ये सब उनको सहन करना पड़ा, मतलब झेलना पड़ा। और झेलने के बाद अगर देखा जाएगा, युद्ध में सहभागी न होने वाले देशों को भी युद्ध की मार सहन करनी पड़ी। अभी देखिए, हम लोगों ने तो सुना है, पढ़ा है कि विश्व में जो भी सहभागी देश नहीं थे, मतलब इधर ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है, इटली है, अमेरिका है, ये जो देश है, और इसके बाजू में जो भी छोटे मोटे अगर राष्ट्र रहेंगे, छोटे मोटे देश रहेंगे, मगर ये पूरी तरीके से इस विश्व युद्ध में शामिल नहीं है, मगर इसके बाजू में वो देश रहता है। तो फिर अगर देखा जाएगा तो फिर इसको भी प्रथम विश्व युद्ध में जो भी जनधन हानि हुई थी, प्रथम विश्व में जो भी यहाँ पे ख़त्म हुआ था, उन देशों को, उसके आजू बाजू के देशों को भी थोड़ा फार वहाँ पे सहन करना पड़ा। अगर देखा जाएगा, विजित तथा पराजित राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। अभी देखिए, विजित मतलब बेटा, विजित मतलब जीतने वाले राष्ट्र, कौन से राष्ट्र? जीतने वाले राष्ट्र। और पराजित मतलब हारने वाले राष्ट्र। देखिए, इस विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र है, मध्यगत राष्ट्र है, और यहाँ पे विजित तथा पराजित राष्ट्र। और यहाँ पे अगर देखा जाएगा, जिसने भी जीता है प्रथम विश्व युद्ध, या आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे मैं बताऊंगा आपको, और जो भी पराजित हुए हैं, ये सब जितने भी विजित या पराजित राष्ट्र थे, उन सभी देशों की अर्थव्यवस्था मतलब पैसा आने वाली जो भी उनकी चीज़ें थी, जिस जगह से उनको पैसा मिलता था, वही जगह पूरा ख़त्म हो गया, वही जगह पूरी तरीके से तहस नहस हो गई। और तहस नहस होने के बाद वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, वहाँ के लोगों को पैसा मिलने वाला है, वो पैसे मिलने वाली जो चीज़ें थी, वो चीज़ें पूरी तरीके से चरमरा गई, मतलब ख़त्म हो गई। और ख़त्म होने के बाद यहाँ पे आपको देखो, मित्र राष्ट्र मैंने पहले बताया था आपको, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है, इटली है, अमेरिका है। मध्यगत राष्ट्र जर्मन, ऑस्ट्रिया, हंगेरी, ऑटोमन साम्राज्य, बल्गेरिया। ये आपको पूछा जाएगा, मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश सहभागी थे, मध्यगत राष्ट्र में कौन कौन से देश सहभागी थे, ये आपको पूछा जाएगा। और यहाँ पे भी पूछा जाएगा 1914-1918 से लेके प्रथम विश्व युद्ध में किस तरीके से जनधन हानि हुई थी, आर्थिक नुकसान यानी आर्थिक घाटा झेलना पड़ा, ये पूरी तरीके से आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है। आगे देखिए, आगे क्या बोला गया, इस तरह से युद्ध में पुनः न हो, इसके लिए कोई उपाय योजना करनी चाहिए। अभी देखिए, जिस समय युद्ध हुआ था, युद्ध हो गया, युद्ध ख़त्म हो गया। युद्ध ख़त्म होने के बाद पूरी तरीके से पूरे जितने भी महाद्वीप में युद्ध हुआ, यूरोप महाद्वीप में युद्ध होने के बाद पूरी तरीके से आजू बाजू के राष्ट्रों को भी वहाँ विश्व युद्ध की मार सहन करनी पड़ी। और विश्व युद्ध ख़त्म होने के बाद उन्हीं राष्ट्रों को, विश्व के राष्ट्रों को ऐसा लगा कि धरती पे, संसार में दोबारा विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए, इसीलिए कुछ तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उपाय योजना करनी पड़ेगी। और ऐसी उपाय योजना करनी पड़ेगी क्योंकि अभी दोबारा विश्व में अगर युद्ध होगा तो पूरा विश्व क्या हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। क्योंकि 1914 और 1918 को अगर ले देखा जाएगा, पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी विकसित नहीं थी, और इतनी
टेक्नोलॉजी विकसित अगर अब भी के करंटली अगर जनरेशन में अगर देखा जाएगा, इतनी टेक्नोलॉजी फास्ट गई है। अगर अब भी विश्व युद्ध हो गया, अगर अब भी किसी देश से युद्ध हो गया, तो जो भी टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई कि विश्व संसार कुछ पलों में, कुछ मिनटों में, कुछ सेकंड में तहस नहस हो जाएगा। ये आपको पता है। अभी उस समय ऐसा लगा कि दोबारा विश्व में युद्ध नहीं होना चाहिए, इसीलिए ऐसा राष्ट्र को लगने लगा, मतलब वहाँ जो भी राष्ट्र थे उनको लगने लगा, और लगने के बाद परिणाम स्वरूप राष्ट्र संघ नामक अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित हुआ। अभी देखो, राष्ट्र संघ ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था, राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन मतलब कौन सा? राष्ट्र संघ। अभी आपको पूछा जाएगा प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन में क्या स्थापना की थी? राष्ट्र संघ की स्थापना की थी। आपको पूछा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थापन हुई, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थापन होने के बाद अभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या काम करेगा? अंतर्राष्ट्रीय समस्या हल करने हेतु चर्चा तथा समझौता करने का यह महत्वपूर्ण मंच बन गया। अभी देखो क्या है, जो भी राष्ट्र संघ के सदस्य बनेंगे, जितने भी सारे देश है विश्व में, वो क्या करेंगे? पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्या करेंगे? समस्या को हल करेंगे, और हल करने के लिए वहाँ पे चर्चा के लिए सभी राष्ट्रों के देशों के सदस्यों को बुलाया जाएगा, और बुलाने के बाद चर्चा की जाएगी। चर्चा से समझौता किया जाएगा, मतलब जो भी समझौता, जो भी चर्चा है, चर्चा करने के बाद ही समझौता सामने आता है, और चर्चा करने के बाद समझौता सामने आ गया तो उसके ऊपर हल निकल जाएगा। और यही अंतर्राष्ट्रीय संघ जो था, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और ये राष्ट्र संघ उस समय का सबसे बड़ा मंच बन गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा मंच बनने वाला एक ही जरिया था, उसका नाम क्या था? राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ की मुख्य जिम्मेदारी थी युद्ध को टालना। अभी देखो, राष्ट्र संघ प्रथम विश्व युद्ध के बाद उभर के सामने आ गया, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद उभर के सामने आने के बाद राष्ट्र संघ की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी, सबसे ज़्यादा काम करने का तरीका, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी राष्ट्र संघ के ऊपर क्या दी गई? क्योंकि अभी जो विश्व में युद्ध होगा उसको कम से कम क्या किया जाएगा? टाला जाएगा। मतलब जिम्मेदारी युद्ध टालना मानी गई। मतलब जो भी अभी युद्ध होने की कगार पे आएगा, राष्ट्र संघ क्या करेगा? उस युद्ध को टालने की क्या करेगा? कोशिश करेगा। यानी पूरे राष्ट्र के देश को, पूरे राष्ट्र के सदस्यों को बुलाया जाएगा, और उसके ऊपर चर्चा की जाएगी, और समझौता किया जाएगा, और युद्ध टाले जाएंगे। यही सबसे ज़्यादा काम किसका था? राष्ट्र संघ का। यहाँ तक समझ में आया? आगे देखिए, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद यूरोप में तथा बाहर के उनके अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई दिए। जैसे यूरोप की पूर्वी साम्राज्य ध्वस्त हुए थे, नए राष्ट्र अस्तित्व में आए। अभी देखो, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद वहाँ की पूरी स्थिति जो थी चरमरा गई थी, और विश्व युद्ध खत्म होने के बाद यूरोप तथा यूरोप के बाहर के अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाए। विश्व युद्ध खत्म होने के बाद यूरोप महाद्वीप में और यूरोप महाद्वीप के बाहर के पूरे राष्ट्रों में पूरी तरीके से परिवर्तन दिखाई दिए, मतलब बदल दिखाई दिया। जैसे क्या बदल दिखाया? जैसे यूरोप की पूर्वी साम्राज्य ध्वस्त हुए तथा नए अस्तित्व में आए। क्या बदल दिखाई दिए? यूरोप में जो पूर्वी साम्राज्य थे वो तो प्रथम विश्व युद्ध में उद्ध्वस्त हो गए, ख़त्म हो गए। उनके बदले में नए राष्ट्र सामने आए, नए राष्ट्र अस्तित्व में आए, यानी नए राष्ट्र क्या आए? सामने आए। यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट देखिए अभी क्या बोला गया है। यूरोप में अनेक देशों की अफ्रीका, एशिया महाद्वीप आवासीय बस्तियां थीं। इन आवासीय बस्तियों में स्वतंत्र के लिए आंदोलन आरंभ हो गए। इन आंदोलनों ने यूरोपीय राष्ट्रों को वर्चस्व के सम्मुख बड़ी चुनौती थी। अभी देखो, यूरोप में अनेक देशों में अफ्रीका, एशिया महाद्वीप में आवासीय बस्तियां थी। अभी यूरोप में देखो, यूरोप महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, इन
महाद्वीपों के देशों में और एशिया महाद्वीप के देशों में बहुत बड़ी बड़ी मात्रा से आवासीय मतलब बहुत बड़ी बड़ी बस्तियां थी, और इन्हीं बस्तियों को स्वतंत्रता के लिए आंदोलन आरंभ करना पड़ा। जो भी बड़ी बड़ी बस्तियां हैं, इन बड़ी बड़ी बस्तियों को आज़ादी दिलाने के लिए उस समय स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करना पड़ा। और आंदोलनों में यूरोपीय राष्ट्र का वर्चस्व बढ़ा। अभी देखो, आंदोलन करने के बाद आंदोलन कहाँ से चालू हुआ? यूरोप अफ्रीका महाद्वीप से, यहाँ से। तो यहाँ पे आंदोलनों में सबसे ज़्यादा यूरोपीय राष्ट्रों का वर्चस्व था। वर्चस्व मतलब उनका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बड़ा स्थान माना जाता था। मतलब उस आंदोलनों के लिए यूरोप महाद्वीप से पहले स्टार्ट किया गया था। मतलब बड़ी सम्मुख चुनौतियाँ दी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति प्रस्थापित करने हेतु राष्ट्रसंघ का निर्माण हुआ। पहले मैंने बोला था कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद विश्व में पूरी तरीके से शांति प्रस्थापित करना है। तो फिर शांति प्रस्थापित करने के लिए पहले ही क्या किया जाएगा? राष्ट्रसंघ का निर्माण किया गया। राष्ट्रसंघ का निर्माण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के ऊपर राष्ट्रसंघ का निर्माण किया, और ये राष्ट्रसंघ शांति प्रस्थापित करेगा। राष्ट्रसंघ का निर्माण किया गया, परंतु राष्ट्रसंघ युद्ध रोकने में सफल नहीं रहा। अभी देखो, आंदोलनें चालू हो गई, और आंदोलनें चालू होने के बाद इतना बड़ा जो राष्ट्रसंघ का निर्माण किया गया था, मगर ये राष्ट्रसंघ आगे युद्ध होने के लिए रोकने में सफल रहा। मतलब सफल नहीं रहा। मतलब आगे युद्ध होने वाला है, इसीलिए उस समय राष्ट्रसंघ की कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। राष्ट्रसंघ बहुत बार चर्चा बुलाई, उस पर समझौता किया, देशों को समझाने की कोशिश की, मगर उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई मानने के लिए रेडी नहीं था, तैयार नहीं था। तो उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ युद्ध रोकने के लिए सफल नहीं रहा। और बाद में अगर देखा जाएगा, जर्मनी, इटली, स्पेन आदि देशों ने तानाशाही शासन व्यवस्था में अस्तित्व में आई। अगर बाद में संयुक्त राष्ट्र संगठन का कोई भी देश मतलब मानने के लिए रेडी नहीं था, तैयार नहीं था, उसके ही तरीके से, उसके ही ज़रिए से जर्मनी, इटली, स्पेन मतलब जर्मनी जो देश राष्ट्र है, इटली राष्ट्र है, और स्पेन आदि देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ का न मानने की तरफ से उन देशों ने अपने ही तानाशाही मतलब अपने ही बलबूते पे शासन व्यवस्था का निर्माण किया। तानाशाही मतलब जिसको बोला जाता है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा एक फॉर एग्जाम्पल है। मतलब जिसके हाथ में ताकत वही राज्य संभालेगा। तो यहाँ पे तानाशाही शासन व्यवस्था अस्तित्व में आ गई, और तानाशाही व्यवस्था अस्तित्व में आने के बाद सभी घटनाओं के परिणति द्वितीय विश्व युद्ध में गई। और तानाशाही व्यवस्था जिस समय सामने आ गई, और सामने आने के बाद विश्व को ऐसा लगने लगा कि अभी कौन सा युद्ध हो जाएगा, कौन सा विश्व युद्ध हो जाएगा? द्वितीय विश्व युद्ध में हुई। मतलब अभी हम लोगों को पूरे विश्व को अभी द्वितीय विश्व युद्ध की मार को सहन करना पड़ा। क्या करना पड़ा? द्वितीय विश्व युद्ध की मार को सहन करना पड़ा, और संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई सुनने वाला नहीं था। और इसीलिए तानाशाही सामने आने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध सामने आ गया। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ असफल क्यों हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ असफल क्यों हुआ, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको आंसर आना चाहिए, क्योंकि विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया, राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया था। राष्ट्र संघ को शांति प्रस्थापित करना, युद्ध रोकने का काम करना, चर्चा करना, मगर राष्ट्र संघ का वहाँ पे देखा जाएगा तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। तो आदि देश जो जर्मनी है, इटली है, स्पेन है, ये सामने आ गए, और सामने आने के बाद एक तानाशाही व्यवस्था प्रस्थापित हुई, और तानाशाही होने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध यहाँ पे चालू हो गया। आगे देखिए क्या बोला गया, विचार करें और देखो। ये प्रथम विश्व युद्ध में सहभागी भारतीय सैनिक थे। जर्मनी में हिटलर की तानाशाही का उदय हुआ। जर्मनी को लोकतांत्रिक परंपरा मजबूत होती तो क्या हुआ होता, तानाशाही शासन व्यवस्था अस्तित्व में आए। इसीलिए हमें कौन कौन सी सावधानियाँ लेनी चाहिए, विचार करें और लिखें। ये आपको मतलब विचार करके लिखना है, या आपको सोच के लिखना है। अगर जर्मनी में हिटलर
जर्मनी का सबसे बड़ा राजा था हिटलर, अगर वो तानाशाही का उदय नहीं करता था तो जर्मनी में लोकतंत्र मजबूत होता था क्या? तानाशाही शासन व्यवस्था अस्तित्व में आए, इसीलिए कौन सी सावधानियाँ लेनी चाहिए? अगर देशों में तानाशाही व्यवस्था सामने अगर आ रही है तो आपको कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए, ये आपको लेना है, ये आपको सोचना है। आपको क्या लगता है? युद्ध में प्रतिबंध लगाने के राष्ट्रसंघ गठन हुआ, परंतु युद्ध रोकने में राष्ट्रसंघ विफल रहा। राष्ट्रसंघ को युद्ध टालने हेतु कौन सी उपाय योजना करनी चाहिए थी? अगर आपको लगता है कि राष्ट्रसंघ की कौन कौन सी गलतियाँ थी कि वो किस वजह से युद्ध नहीं रोक पाया, और युद्ध नहीं रोक पाए इसलिए हम लोगों को कौन सा युद्ध करना पड़ा? द्वितीय विश्व युद्ध, यानी सेकंड वॉर। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेकंड वॉर को पढ़ेंगे डिटेल से। सेकंड यानी द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ था, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। यहाँ तक समझ में आया बेटा? प्रथम विश्व युद्ध आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आया रहेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू बेटा।